हेलो एवरीवन, वेलकम टू साहित्य स्टडी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम साहित्य स्टडी पे अपनी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करते हैं। दिलबाग सर आपको पेपर सेकंड पढ़ाते हैं इंग्लिश लिटरेचर में। आज से हम पेपर फर्स्ट की क्लासेस शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले रिसर्च एप्टीट्यूड से स्टार्ट करेंगे। रिसर्च एप्टीट्यूड, जैसे कि हमें पता है कि हम अपना नेट का एग्जाम क्यों किस लिए देते हैं कि आगे हम फर्दर पीएचडी में एडमिशन ले सके। पीएचडी क्या होता है कि हमें आगे के रिसर्च स्कॉलर बनना होता है, रिसर्च के फील्ड में ही हमें अपना स्कोप बनाना होता है। आज से हम अपनी रिसर्च की यूनिट स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर साहित्य स्टडी चैनल, जिसपे हम अब डेली टू डेली रिसर्च से स्टार्ट करके पूरे पेपर फर्स्ट को हम पढ़ना शुरू करेंगे। डेली आपको टॉपिक्स मिलेंगे इसके ऊपर, साथ साथ आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। So guys, shall we start for the research unit? That what is research? What is research? Research is a structured investigation that employs accepted scientific methodology to solve problems and generate new universal applicable knowledge. Research क्या होता है? Research का मतलब होता है कि हम रिसर्च के अंदर साइंटिफिक मेथड्स को यूज करके किसी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज के ऊपर अपनी फर्दर जो हमारी न्यू मेथड्स हैं, न्यू स्किल्स हैं, उनको हम अप्लाई करके उससे हम कोई और नॉलेज को निकालते हैं, जो हम पूरी यूनिवर्सली उसको हम अप्लाई कर देते हैं। वो हमारी रिसर्च के अंदर आती है। रिसर्च हमारे दो वर्ड्स के साथ बनके बनता है, री प्लस सर्च। री का मतलब क्या होता है, जैसे हमें री वर्ड से ही पता चल रहा है, री का मतलब होता है रिपीटेशन। रिपीटेशन मतलब किसी चीज को रिपीट करना। सर्च का मतलब क्या होता है, सिग्निफाइज दैट द एक्ट ऑफ फाइंडिंग आउट। जैसे हमें पता है सर्च का मतलब क्या होता है, किसी चीज के अंदर उसका रेनोवेट करना, उसके अंदर हमें सर्च करना। कोई प्री एग्जिस्टिंग हमारे पास नॉलेज है, उसके ऊपर हमने अपने साइंटिफिक मेथड्स को यूज किया, उसके ऊपर हमने कुछ और इनोवेशन, उससे कुछ और कंक्लूजन हमने निकालने की कोशिश की, वो हमारी कहलाती है रिसर्च। रिसर्च जो होती है वो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है। जैसे हमने देखा रिसर्च क्या होती है, हमारी एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होती है। वो उसके अंदर हमारे पास स्टेप्स होते हैं, उस स्टेप्स को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले होता है आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। हमने कोई नया वर्क शुरू करना है, उसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है। जो हमारी प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम को हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, किस चीज के बारे में, क्या चीज हमें निकालनी है उसके अंदर, वो हम सबसे पहले निकाल लेंगे। प्रॉब्लम का पता चल गया, उसके बाद हम करेंगे रिव्यू ऑफ लिटरेचर। क्या होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर? रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब क्या होता है कि जो हमारी रिसर्च पहले हो चुकी है, उन्होंने क्या मेथड्स को यूज किया, क्या उसमें क्या उसके अंदर क्या कमी रही है, किस वजह से हमें उस चीज के ऊपर दोबारा रिसर्च करनी पड़ी है, वो हमारा रिव्यू ऑफ लिटरेचर के अंदर आता है। कि जो रिसर्च हमारी पहले हो चुकी है उसमें क्या कमियां हैं, किस वजह से हमें उस रिसर्च को दोबारा करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, डेवलप द रिसर्च ऑब्जेक्टिव। हमारी रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो रिसर्च हमें करनी क्यों है, देन किस वजह से हमें उस रिसर्च को करना है। नेक्स्ट आता है हमारा आइडेंटिफाई द वेरिएबल एंड फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होती है? हाइपोथेसिस का मतलब होता है प्रीकल्पना करना, प्रिजम्पशन करना, कोई भी एक टेंटेटिव स्टेटमेंट बनाना। जैसे हमने देखा कि हमने अपनी प्रॉब्लम को निकाला कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद उसके ऊपर हम अपनी एक प्रिजम्पशन बनाएंगे कि हाँ ऐसा हुआ होगा, ऐसा नहीं हुआ होगा, वो हमारी हाइपोथेसिस कहलाती है। हाइपोथेसिस भी हमारे पास दो तरह की होती है, हम इसको भी आगे फर्दर पढ़ेंगे। नल हाइपोथेसिस होती है और एक ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होती है। ये दो तरह की हमारी हाइपोथेसिस होती है। हाइपोथेसिस क्रिएट करने के बाद फिर हम उसका रिसर्च डिजाइन बनाएंगे कि हमारा रिसर्च डिजाइन क्या होगा, कैसे हम उस रिसर्च को परफॉर्म करेंगे, क्या कहाँ से हम उसकी सैम्पलिंग करेंगे, कहाँ से हम उसके डेटा को कलेक्ट करेंगे, वो सारी चीज हमारी रिसर्च डिजाइन के अंदर आती है। रिसर्च डिजाइन करने के बाद जैसा कि मैंने बताया आपको कि इसके अंदर हम देखेंगे हमें सैंपल्स कैसे लेने हैं, क्या हमें इसमें टेस्ट को यूज करना है। उसके बाद आती है हमारी सैंपलिंग कि हम सैंपल्स को कैसे लेते हैं। सैंपल्स का मतलब क्या होता है, हमारे पास एक पूरी पॉपुलेशन है, हमारे पास एक पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन के अंदर जैसे हमें पता है कि हमारे पास मैन भी होंगे, वीमेन भी होंगी और चाइल्ड भी होंगे। इसके अंदर से हमने एक छोटा सा पार्ट निकाला, या तो वो मैन का ग्रुप भी हो सकता है, वीमेन का ग्रुप भी हो सकता है
और चाइल्ड का ग्रुप भी हो सकता है। जो ये हमने इसमें से सब पार्ट्स को निकाला है ये हमारे पास कहलाते हैं सैंपल्स। क्या होते हैं हमारे पास? सैंपल्स। सैंपल्स भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग भी होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी भी होती है, वो हम अपने फर्दर पार्ट्स में पढ़ेंगे कि हमारी सैंपलिंग कैसे होती है, कैसे हमें सैंपल्स को लेना आता है, कौन सा सैंपल हमारा क्वांटिटेटिव है, कौन सा क्वालिटेटिव है, किस प्रोसेस में हमें कौन सी सैंपलिंग लेनी होती है, वो हम अपने फर्दर लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अभी हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारे प्रोसेस के अंदर क्या क्या होती है। सैंपल का डिजाइन करने के बाद फिर हम अपने डेटा का कलेक्शन करेंगे कि हमें डेटा कैसे कलेक्ट करनी है। सैंपल्स हमने देखा, हमें रैंडम सैंपलिंग करनी है, नॉन रैंडम सैंपलिंग करनी है, कैसे सैंपलिंग करनी है, उसके हिसाब से फिर हम अपनी डेटा का कलेक्शन करेंगे, अपनी डेटा को लेंगे। जैसे हमने अभी हमारे पास कोविड केसेस हुए थे, जो पहले कोविड का केस आया था, उसके अंदर हमने डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज से डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे जाके हमने सैंपल्स को इकट्ठा किया कि लोगों का क्या कहना है कि कोविड के क्या सिम्टम्स हैं। किसी ने बताया इसमें हेडेक का होता है, फीवर का होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट मतलब डिफरेंट डिफरेंट सैंपल्स हमें वहाँ से डाटा का ऐसा पता चला कि हाँ इसमें फीवर होता है, हेडेक होता है, थ्रोट पेन होता है, ये सब मिलकर हमारे हमारे में पता चला कि कोविड के सिम्टम्स आए हैं। तो ये हमारी डेटा की कलेक्शन हो गई कि हमने डेटा को कैसे कलेक्ट किया। डेटा कलेक्शन करने के बाद हम उस डेटा को एनालिसिस करेंगे, उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे और उस हाइपोथेसिस की हम फिर यहाँ टेस्टिंग करेंगे। जो हमने यहाँ हाइपोथेसिस बनाई थी उसको हम यहाँ लाके हम अपना टेस्ट करेंगे। टेस्ट हमारे पास दो तरह के होते हैं, पैरामीट्रिक होते हैं, पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक। दो प्रकार के हमारे पास टेस्ट होते हैं, पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक। ये भी हम अपने फर्दर लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि हमारी मतलब जो हमारी टेस्टिंग करनी होती है वो किस किस टाइप से होती है, वो हम अपने फर्दर लेक्चर्स में पढ़ेंगे। उसके बाद जब हमने अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट कर लिया, हमने अपना सैंपल लिया, सैंपल से हमने डेटा का कलेक्शन किया, डेटा के कलेक्शन के बाद हमने उस डाटा को इंटरप्रिटेट किया, हाइपोथेसिस टेस्ट की, उसके बाद हम कैरी आउट जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन। हमने क्या देखा था, रिसर्च कैसा प्रोसेस है, साइंटिफिक प्रोसेस है जिसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट सैंपल्स को लेते हैं, उसको एक जर्नलाइज नॉलेज बनाने के लिए जो हमने उसके ऊपर वर्क किया है उसी को हम रिसर्च बोलते हैं। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, उससे हम अपनी जर्नलाइजेशन निकाल लेंगे एंड एट द वेरी लास्ट स्टेप हम उसकी रिपोर्ट राइटिंग करेंगे और प्रेजेंटेशन ऑफ फाइंडिंग, जो हमने उसमें से जो हमने नई नॉलेज को निकाला है, क्या हमारी रिसर्च का लास्ट में जाके कंक्लूजन आया है, वो आता है हमारी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के अंदर। सो आई होप कि आपको रिसर्च के सारे स्टेप्स क्लियर हुए होंगे। हम एक बार दोबारा से रिकॉल करते हैं क्या क्या हमारे पास स्टेप्स होते हैं। रिसर्च में सबसे पहले हम अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, हमारी प्रॉब्लम क्या है। देन उसके बाद हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर देखेंगे कि उसके ऊपर जो रिसर्च हुई है उसमें क्या कमियां रही हैं, किस वजह से हमें उस रिसर्च को दोबारा करना है। उसके बाद हम रिसर्च के ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है हमारा उस रिसर्च को करने के लिए। उसके बाद क्या आता है, नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम उसमें वेरिएबल्स देखते हैं। वेरिएबल्स भी हमारे तीन टाइप्स के हम आगे वेरिएबल पढ़ेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं और एक्सट्रानिशियस वेरिएबल्स होते हैं। वो हम अपने फर्दर लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारी रिसर्च की क्या प्रोसेस होती है। जब हमने हाइपोथेसिस बना ली, हाइपोथेसिस के बाद हम अपना रिसर्च का डिजाइन बनाएंगे कि हमारे के रिसर्च में क्या डिजाइन यूज होगा। सैंपल्स का डिजाइन देखेंगे, हमें क्या सैंपल्स यूज करने हैं, डाटा कलेक्ट करेंगे, हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करेंगे, फिर उसको जनरलाइज करेंगे और लास्ट में हमारी फाइंडिंग की हम प्रेजेंटेशन कर देंगे। ये हमारी एक साइंटिफिक प्रोसेस होती है किसी भी रिसर्च को करने के लिए। आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा कि हमारी रिसर्च की प्रोसेस क्या होती है। नेक्स्ट आता है हमारा जो रिसर्च है हमारी, वो एक साइंटिफिक प्रोसेस होती है। हमने देखा रिसर्च एक स्ट्रक्चर्ड और साइंटिफिक प्रोसेस होती है, तो उसके अंदर कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो एक बेस्ट रिसर्च के अंदर होने चाहिए। उसमें से सबसे पहला होता है हमारा रेप्लिकेबल होना, किसी भी चीज का रेप्लिकेबल होना। रेप्लिकेबल होने का क्या मतलब होता है कि जब हम इस वे में किसी रिसर्च को हम करें, ऐसा कोई एब्स्ट्रैक्ट बनाएं कि अगर कोई फर्दर उस रिसर्च को करना चाहे तो उसे सेम रिजल्ट मिले। बट पॉइंट टू बी नोटेड दैट रेप्लिकेबल के अंदर हमारे न्यू मेथड्स होंगे, न्यू डेटा होगा और रिजल्ट सेम होगा। आई एम रिपीटिंग अगेन, रेप्लिकेबल क्या होगा, जिसके अंदर हम मेथड्स तो न्यू यूज करेंगे, हाँ,
मेथड्स तो हमारे नए होंगे, डेटा भी हमारा नया होगा, बट हमारा रिजल्ट सेम होना चाहिए। रेप्लीकेबल का मतलब क्या होता है? सेम रिजल्ट का आना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी वर्ड से पता चल रहा है रिलायबल, विश्वसनीय, कि हमारा वो जो हमने रिसर्च की है वो कितना विश्वसनीय है, कि डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, हमने डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स लिए, बट जो हमारी डेटा है वो सेम होगा, इसमें मेथड भी हमारा सेम होगा, और हम देखेंगे कि वो अगर हम बार बार उसी डेटा से, उसी मेथड से हम उस प्रोसेस को कर रहे हैं, क्या वो सेम आ रहा है, वो हमारी रिलायबिलिटी होती है। रेप्लीकेबल क्या होता है कि हम नया नया यूज करें तो वो रिजल्ट सेम आ रहा है या नहीं, बट रिलायबिलिटी क्या होता है कि वही डेटा हम बार बार वही सेम प्रोसेस यूज कर रहे हैं, क्या वो रिलायबल है, क्या वो बार बार सेम रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा। रिलायबिलिटी टेस्ट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा इंटर-रेटर रिलायबिलिटी। इंटर-रेटर रिलायबिलिटी क्या होता है? इफ डिफरेंट रेटर्स और ऑब्जर्वर गिव कंसिस्टेंट असेसमेंट ऑफ सेम थिंग। इसके अंदर क्या होता है? इंटर-रेटर रिलायबिलिटी के अंदर कि डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वर्स हैं, उन दोनों की, यानी उन दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें, इंटर-रेटर मतलब कंपैरिजन, इंटर वर्ड से हमें पता चल रहा है अगर दो ऑब्जर्वर हैं तो उनकी एक दूसरे से अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो वो कितने रिलायबल हैं, कितने एक दूसरे के साथ रिलायबल कर रहे हैं। नेक्स्ट आती है हमारी टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। वर्ड से ही हमें पता चल रहा है टेस्ट रीटेस्ट, एक टेस्ट किया उसका दोबारा से रीटेस्ट करना। हाउ कंसिस्टेंट अ मेजरमेंट इज ओवर टाइम, यानी एक टाइम पीरियड के बाद वो कितना कंसिस्टेंट है वो चीज, वो मेजरमेंट कितनी कंसिस्टेंट आ रही है हमारी। जैसे टेस्ट रीटेस्ट, टेस्ट किया उसका भी हमने फिर रीटेस्ट किया, ये आती है हमारी टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी के अंदर। नेक्स्ट रिलायबिलिटी टेस्ट करने का होता है पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी क्या होती है कि अगर हम दो टेस्ट क्रिएट करते हैं सेम तरह से, सेम तरह हमने वो टेस्ट को किया, कवरिंग सेम कंटेंट, कंटेंट भी हमारे पास बिल्कुल सेम है, तो उन रिजल्ट्स के अंदर कितनी कंसिस्टेंसी आती है वो हमारी होती है पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी के अंदर। हमने क्या पढ़ा? जो रिसर्च है हमारी वो रिलायबल होती है। रिलायबल क्या होती है? न्यू मेथड होगा, न्यू डेटा होगा, बट रिजल्ट सेम होगा। रिलायबिलिटी क्या होती है कि सेम डेटा होगा, सेम मेथड होगा, तो वो कितना रिलायबल है, कितना वो उस रिजल्ट को वो बार बार कंसिस्टेंट देगा। रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए हमने हमारे पास 3 मेथड देखे हैं, जिसके अंदर है इंटर-रेटर रिलायबिलिटी, टेस्ट रीटेस्ट और पैरेलल फॉर्म। इंटर-रेटर दो रेटर्स हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट अपनी ऑब्जर्वेशन लगा रहे हैं सेम कंटेंट के ऊपर, तो कितनी रिलायबल है। टेस्ट रीटेस्ट, एक चीज का टेस्ट किया उसको हमने दोबारा से रीटेस्ट किया तो वो कितना रिलायबल है, वो हमारी टेस्ट रीटेस्ट। पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट दो रिजल्ट्स होते हैं जो सेम वे में किए जाते हैं और सेम कंटेंट के ऊपर ही किए जाते हैं, ये होती है हमारी टेस्ट रिलायबिलिटी। ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास साइक्लिकल। रिसर्च हमारी हमेशा साइक्लिकल होती है, वो क्वेश्चन से ही शुरू होती है और क्वेश्चन पे ही खत्म होती है। हमेशा याद रखना रिसर्च हमारी साइक्लिकल होती है। रिसर्च इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, रिसर्च कभी भी खत्म नहीं होती। नेक्स्ट वन है ऑब्जेक्टिविटी। क्वालिटी ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च विदाउट पर्सनल बायसनेस, प्रिजुडाइज और सब्जेक्टिव इन्फ्लुएंस। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि हमारा रिसर्च कैसा होना चाहिए, उसके अंदर ना तो कोई पर्सनल बायसनेस होनी चाहिए, ना कोई प्रिजुडाइज होना चाहिए, ना कोई सब्जेक्टिव इन्फ्लुएंस होना चाहिए। प्रिजुडाइज क्या होता है? स्टीरियोटाइप होना किसी चीज के लिए, किसी के लिए पहले ही कुछ अवधारणा बना लेना कि नहीं ये चीज ऐसी ही होगी। रिसर्च के अंदर हमेशा ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। रिसर्च के अंदर कोई भी हमारे पास पर्सनल बायसनेस नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रिजुडाइज नहीं होना चाहिए, ना ही कोई सब्जेक्टिव इन्फ्लुएंस होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज एक्यूरेसी। हमारी जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेट होनी चाहिए। क्लोजनेस ऑफ ए मेजरमेंट एंड फाइंडिंग टू द ट्रू वैल्यू, एक्यूरेसी इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर वैलिडिटी। वैलिडिटी के लिए किसी भी चीज का एक्यूरेट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देन इसके बाद आती है वैलिडिटी। वैलिडिटी
इट एंश्योर्स दैट कॉन्सेप्ट आर डिफाइंड एक्यूरेटली मिनिमाइजिंग मेजरमेंट एरर। वैलिडिटी का मतलब क्या होता है, जैसे हम इसका हिंदी मीनिंग देते हैं वैलिडिटी, वैधता, किसी चीज की वैधता कितनी है, उसके अंदर एरर्स कितने कम एरर्स हैं, वो हमारी वैलिडिटी कहलाती है। Validity is more important than reliability because it is possible for a measure to be reliable but not valid. For example, a test may be very consistent in result, but it may not accurately be measuring what is intended to measure. अब सुनो, रिलायबल क्या होता है कि भाई हमने उसके ऊपर कितनी बार हमने इसको कितना विश्वास करने वो लग गया वो है, बट वैलिडिटी क्या होती है कि वो कितना वैध है। वैलिडिटी हमारी रिलायबिलिटी से ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि जैसे हमने एक टेस्ट किया वो रिलायबल हो सकता है, हाँ वो बार बार हम उस पर अगर कोई मेथड्स का यूज करें, कोई डेटा को यूज करें, वो रिलायबल हो सकता है, नो डाउट, बट वो वैलिड कितना है, हाँ वो वैलिड है, हम उसको मान सकते हैं या नहीं मान सकते, वो होना ज्यादा जरूरी है। यानी हमारी रिलायबिलिटी से ज्यादा जरूरी वैलिडिटी होती है। ओके, गेटिंग माई पॉइंट। देन अब आती है हमारे पास टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। वैलिडिटी के भी हमारे पास फर्दर टाइप्स होती हैं। सबसे पहली होती है हमारी इंटरनल वैलिडिटी। इंटरनल जैसे हमें वर्ड से पता चल रहा है, इंटरनल वैलिडिटी जैसे कि हमने कोई कंट्रोल एक्सपेरिमेंट किया, एक एनवायरमेंट है हमारे पास, उसमें हमने एक एक्सपेरिमेंट किया कि we want to establish whether a new drug cause a reduction in blood pressure. Internal validity ensured that observed reduction is intended due to drug and not influenced by other variable like diet or exercise. अब सुनो, इंटरनल वैलिडिटी क्या होगी, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया कि भाई हमारी एक नई ड्रग है, ये कोई एक ड्रग ली हमने कि भाई ये हमारा ब्लड प्रेशर कम करने के लिए हेल्पफुल है या नहीं है। उसके लिए हमें इंटरनल वैलिडिटी को ये इंश्योर करना होगा कि सिर्फ हम उस ड्रग, जो हमने पर्टिकुलर ड्रग ली है, सिर्फ उस ड्रग का ही इन्फ्लुएंस हम उस बॉडी के ऊपर देखें, ना कि उसकी किसी भी डाइट का या फिर एक्सरसाइज का। डाइट और एक्सरसाइज को हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ उस ड्रग का इन्फ्लुएंस हम देखेंगे, वो हमारी होती है इंटरनल वैलिडिटी के अंदर। यानी एक्सटर्नल वेरिएबल को हम नहीं आने देंगे, सिर्फ इंटरनली जो हमें चीज चेक करनी है उसके बेस पे हम उसको चेक करेंगे। देन सेकंड टाइप आता है हमारे पास एक्सटर्नल वैलिडिटी। एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होती है, suppose a study is conducted in a laboratory, find that particular teaching method improved student performance. To access external validity, we would consider whether this finding can be journalized. एक्सटर्नल वैलिडिटी के अंदर हम क्या देखते हैं, जैसे कि एक लेबोरेटरी है, एक लेबोरेटरी के अंदर एक पर्टिकुलर टीचिंग मेथड को किसी टीचर ने हमें टीच किया, फिर उसकी अगर हमें एक्सटर्नल वैलिडिटी देखने की, वो बाहर हमारे लिए एक्सटर्नली वैलिड है या नहीं है, वो हमारी एक्सटर्नल वैलिडिटी के अंदर आएगा कि हम उन फाइंडिंग को जनरलाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वेदर दिस फाइंडिंग कैन बी जनरलाइज्ड और नॉट। ये आती है हमारी एक्सटर्नल वैलिडिटी के अंदर। नेक्स्ट टाइप आता है हमारा फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी क्या होता है, जैसे वर्ड से पता चल रहा है हमें फेस वैलिडिटी, यानी उसकी फेस से हम उसका कंक्लूजन निकालते हैं कि वो कैसी, जैसे कि हमने क्वेश्चन डिजाइन किया टू मेजर जॉब सेटिस्फेक्शन एंड एम्प्लॉय एग्री दैट क्वेश्चन आर रेलिवेंट टू एज देयर जॉब सेटिस्फेक्शन, दिस इंडिकेट्स दैट द क्वेश्चनर हैज फेस वैलिडिटी। हमने एक क्वेश्चनर बनाया, क्वेश्चंस की हमने एक लिस्ट बनाई जिसके अंदर हमने मेजर करना था कि जॉब से सेटिस्फाई है एम्प्लॉय या उसके लिए वो एग्री करते हैं या नहीं करते। उन क्वेश्चंस के बाद जो हमें उससे आंसर्स मिले, उनसे हमें उसकी जॉब सेटिस्फेक्शन का पता चलता है, जिससे हमें ये पता चला है कि हाँ जो हमारा क्वेश्चन आया है उसके पास फेस वैलिडिटी है। क्या है उसके पास, फेस वैलिडिटी है। नेक्स्ट वैलिडिटी आती है हमारे पास कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी क्या आती है, इफ वी क्रिएट एन एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर मैथमेटिक्स दैट इंक्लूड क्वेश्चन कवरिंग अ वाइड रेंज ऑफ मैथमेटिकल टॉपिक्स, इट डेमोन्स्ट्रेट कंटेंट वैलिडिटी बिकॉज इट एक्सेसेस द फुल स्पेक्ट्रम ऑफ मैथ्स की। अब देखो, जैसे कंटेंट वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कंटेंट क्या होता है, जो हमें उसके अंदर कंटेंट देना है क्या वो वैलिड है या नहीं। जैसे कि हमने एक एप्टीट्यूड टेस्ट बनाया है मैथमेटिक्स के लिए, उसके अंदर हमने ये इंश्योर किया है कि जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो मैथमेटिकल टॉपिक से ही हैं, तो वो हमारी क्या वैलिडिटी होगी, कंटेंट वैलिडिटी। यानी जो चीज हमें बनानी थी हमने वही चीज बनाई है। मैथ्स के ऊपर हमें अपना एक एप्टीट्यूड टेस्ट बनाना था,
उसके अंदर हमने मैथ्स के ही टॉपिक्स को डाला है, तो वो हमारी कंटेंट वैलिडिटी के अंदर आती है कि हाँ जो हमें कंटेंट यूज करना था वही कंटेंट हमने यूज किया है। देन इसके बाद आता है क्रेडिबिलिटी। हमने जैसे देखा था कि रिसर्च के अंदर क्या क्या होना चाहिए, वो रेप्लिकेबल होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, उसके अंदर वैलिडिटी होनी चाहिए। अब आती है उसके अंदर क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि इट इन्वॉल्व्स यूजिंग द बेस्ट सोर्स एंड प्रोसीजर इन द रिजल्ट, प्रॉपर रेफरेंस एंड रिलायबल डेटा सोर्सेज एनहेंस रिजल्ट क्रेडिबिलिटी। क्या होता है, अगर हमने प्रॉपर हमने सोर्सेज को यूज किया है, ऑथेंटिक डेटा का हमने यूज किया है, तो ही हमें क्रेडिबल रिजल्ट्स मिल सकते हैं। रिसर्च हमारा हमेशा क्रेडिबल होना चाहिए, प्रॉपर रिसोर्सेज का हमें यूज करना होता है, क्रेडिबल होने चाहिए, जो प्रोसीजर है, प्रॉपर रेफरेंसेस जो हमने यूज किए हैं वो भी अच्छे होने चाहिए, और जो हमारा डेटा सोर्स है वो भी हमारा रिलायबल होना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जर्नलाइजेबिलिटी भी होनी चाहिए। जैसे कि हमने देखा है रिसर्च हमारा एक साइंटिफिक प्रोसेस है, ठीक है, इसके अंदर हम डेटा का इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसको हम जर्नलाइज करने के लिए, फिर उस डेटा को हम क्यों यूनिवर्सली जनरलाइज कर सकें, वो हमारी जनरलाइजेबिलिटी के अंदर होती है कि हमने कोई एक फाइंडिंग की। जैसे हमने देखा था कि हमने सैंपल लिया है एक पॉपुलेशन से, उस सैंपल के ऊपर हमने टेस्टिंग की, तो उस टेस्टिंग को हम ऑल ओवर द जनरलाइज कर सकें, ऐसा हमारा रिसर्च प्रोसेस होना चाहिए कि हम उस जो हमने फाइंडिंग की है उसको हम जनरलाइज कर सके, सबके ऊपर उस चीज को हम अप्लाई कर सके, वो होती है हमारी जनरलाइजेबिलिटी। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या क्या पढ़ा है कि हमारी रिसर्च क्या होती है, रिसर्च के हमारे प्रोसेस क्या होते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं हमारी रिसर्च के। उसके बाद हमने देखा हमारा एक रिसर्च साइंटिफिक प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या होता है, वो रेप्लिकेबल होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, देन साइक्लिकल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, उसके अंदर एक्यूरेसी होनी चाहिए, वैलिडिटी उसके अंदर होनी चाहिए। वैलिडिटी के हमने फर्दर टाइप्स पढ़े, इंटरनल वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी, फेस वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, ये हमारी वैलिडिटी के टाइप्स। उसके बाद हमने पढ़ा वो क्रेडिबल होना चाहिए और जनरलाइजेबिलिटी भी उसके अंदर होनी चाहिए। अब जो हमने पढ़ा है इसके हम आगे क्वेश्चंस देखते हैं, आपको वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, हम डेली यही करेंगे। हमने एक टॉपिक कवर किया है अपना, एक टॉपिक हमने अपना कवर किया है, फिर हम उसके आगे फर्दर क्वेश्चंस देखेंगे कि उस क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि आपने कितना इसको समझा है, कितना आपने उसको एनालाइज किया है। जो हमने अभी आपको करवाया है रिसर्च के क्या स्टेप्स हैं, जो रिसर्च है हमारा साइंटिफिक प्रोसेस है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उसके आगे क्वेश्चंस हैं, आपको ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। 6 to 8 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और हमारी यही आगे हम ऐसे ही इसको कंटिन्यू करेंगे, हम टॉपिक करेंगे साथ में उसके हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच। आप ऐसे ही हम आपको डेली से लेक्चर देंगे। आज हमने रिसर्च शुरू किया है, रिसर्च के बाद फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू वेरी मच।